आज हम फ्लाई ऐश के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे फ्लाई ऐश होता क्या है, ये कैसे जनरेट होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत पहले इसकी नहीं होती थी, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसकी जो अहमियत है बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको आजकल पूछा जाने लगा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आखिर क्या हुआ ऐसा कि इसकी जो वैल्यू है इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आज सब कुछ फ्लाई ऐश के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फ्लाई ऐश क्या है। अगर इसके नाम को ही देखें तो इसके नाम में ही लगा हुआ है ऐश। ऐश का मतलब हिंदी में होता है राख। राख यानी कि कोई भी चीज को जलाते हैं तो जो रेसिड्यू बच जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है, उसको हम लोग राख बोलते हैं। कोयला जलाते हैं, जो बच गया वो है राख। समझ में आ गया। तो फ्लाई ऐश मिलता है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए जब कोल यानी कि कोयले को जलाया जाता है 1200 डिग्री से लेकर 1400 डिग्री के बीच में, तब लास्ट में कोयला जलकर राख में तब्दील हो जाता है। वही है हमारा ऐश यानी कि फ्लाई ऐश यानी कि राख। फ्लाई ऐश बहुत ही फाइन यानी कि महीन पाउडर फॉर्म में रहता है। कुछ इस तरीके से हमारा फ्लाई ऐश दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फ्लाई ऐश बहुत ही काम की चीज है। फ्लाई ऐश को कुछ साल पहले तक कोई पूछता तक नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वेस्ट मटेरियल होने की वजह से लोग कहते थे कि इसका कोई यूज नहीं है, इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कई दशकों तक ये सिर्फ लैंड फिलिंग में ही काम आता रहा। लैंड फिल करते करते ये इतना ज़्यादा हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ बनने लग गए। लेकिन पहाड़ बनने की वजह से अब यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो गई। बहुत महीन पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ये हवा के साथ आसानी से घुल मिल जाता था और डस्ट पॉल्यूशन करने लगता था। साथ ही साथ में ये उड़कर हमारी खेतों में जाकर एक लेयर बना देता था, जिससे उसमें फसल में उपज की प्रॉब्लम होने लगती थी। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को डस्ट पॉल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका क्या ही कर सकते हैं। फिर इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई और बाद में इसके बहुत सारे यूजेस निकल कर आए, जिसको हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इसके टाइप्स को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। फ्लाई ऐश के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा एफ टाइप का और एक होता है हमारा सी टाइप का। दोनों में फर्क बस इतना होता है कि क्लास एफ टाइप का जो हमारा फ्लाई ऐश रहता है वो एंथ्रासाइट या बिटुमिनस कोल को जलाने के बाद मिलता है। वही क्लास सी की बात करें तो वो सब बिटुमिनस कोल या लिग्नाइट कोल को जलाने के बाद मिलता है। दोनों से ही मिले हुए फ्लाई ऐश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम इसे सीमेंटीशियस मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। और सीमेंटीशियस मटेरियल की प्रॉपर्टी इसके अंदर होने की वजह से इसे हम सीमेंट में भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। यही वजह है कि हम लोग सीमेंट में इसको यूज करते हैं। इसे सीमेंट में यूज करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। एक ये कि हमारे सीमेंट में या कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी जल्दी गेन होती है। साथ ही साथ में जो हमारी कंक्रीट के अंदर में जो पोरोसिटी रहती है या जो होल्स बन जाते हैं जिसके अंदर से पानी अंदर जाकर सरिये में जंग लगने में मदद कर सकता है, वो भी कम हो जाती है इसकी वजह से। अब जान लेते हैं कि फ्लाई ऐश के क्या क्या यूजेस होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक की जानकारी पसंद आई है तो आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। यहाँ आपको इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिलती है, वो भी आसान भाषा में। और इस तरीके के इंफॉर्मेशन आपको आगे बढ़ने में मदद भी करती है और कहीं ना कहीं हमें भी मदद करती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा कंक्रीट प्रोडक्शन में। 1950 और 1960 की दशक की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो हम सीमेंट यूज़ करते थे वो था हमारा OPC ग्रेड 33 का। आज के टाइम में जो हम ग्रेड यूज़ करते हैं जनरली वो है OPC 53। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें OPC 33 से OPC 53 में आना पड़ा।
इसका मेन रीजन था OPC33 के सेटिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से। OPC33 से स्ट्रेंथ गेन करने में काफ़ी वक्त लगता था, साथ ही साथ में जो हमें फाइनल कॉन्क्रीट का प्रोडक्ट मिलता था उसमें काफ़ी ज़्यादा पोरोसिटी होती थी। पोरोसिटी होने की वजह से उसके अंदर वाटर बहुत इजीली एंटर कर जाता था और कॉन्क्रीट के अंदर की स्टील में कोरोजन यानी कि जंग लगने की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती थी, जिससे हमारा स्ट्रक्चर की जो लाइफ है ना वो कम हो जाती थी। ना सिर्फ मॉइस्चर, साथ ही साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के तौर पे कॉन्क्रीट के अंदर जाकर वो भी स्टील रेनफोर्समेंट को कोरोड करता था। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। वहाँ पे जब रिसर्च चली तो रिसर्च चलने के बाद जब हम फ्लाई ऐश को कॉन्क्रीट में मिक्स किया गया तब हमें पता चला कि ये सारे प्रॉपर्टीज फ्लाई ऐश में मौजूद हैं, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर कॉन्क्रीट की जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। तो आज के टाइम में जो हम OPC53 ग्रेड की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रहती है उसमें लगभग 20% कंटेंट जो है ना वो फ्लाई ऐश का ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे ब्रिक एंड ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में इसका कैसे यूज होता है। रेड ब्रिक, AC ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में आजकल कौन नहीं जानता। फ्लाई ऐश ब्रिक से हमारे जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वो बनते हैं। साथ ही साथ रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो रेसिडेंशियल में भी फ्लाई ऐश ब्रिक और ब्लॉक का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है आजकल। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की गवर्नमेंट बिल्डिंग में या कॉमर्शियल बिल्डिंग में रेड ब्रिक को यूज करने से मना कर दिया है, बिल्कुल बैन लगा कर रखा हुआ है। इसलिए फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब इन दोनों ही पॉइंट को यानी कि जो हमारा कॉन्क्रीट प्रोडक्शन है साथ ही साथ जो ब्रिक प्रोडक्शन है, इन दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्लाई ऐश को टैक्स फ्री कर दी है। ना सिर्फ टैक्स फ्री, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसे बिल्कुल फ्री कर दिया है। मतलब कि अगर आपको ये यूज करना है तो गवर्नमेंट पावर प्लांट से आपको फ्लाई ऐश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक कदम आगे जाकर यहां तक कर दिया है कि अगर आपकी साइट पावर प्लांट के 40 किलोमीटर के रेडिएशन के आसपास है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट नहीं देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट गवर्नमेंट ही बियर करेगी। तो इस तरीके से फ्लाई ऐश जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल है उसे यूज करने में गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इसका यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि किसी भी गवर्नमेंट रोड प्रोजेक्ट या हाईवे प्रोजेक्ट में 20% हमें फ्लाई ऐश का यूज करना ही है। फ्लाई ऐश हमारा रोड कंस्ट्रक्शन में सॉइल को स्टेबलाइज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जैसे कि हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा दलदली ज़मीन है जहां रोड बनने वाली है, तो वहां पर सबसे पहले फ्लाई ऐश की मदद से वहां के सॉइल को भरा जाता है ताकि जितने ज़्यादा हो सके वो कॉम्पैक्ट हो सके। यानी कि सॉइल की स्टेबलाइजेशन में इसका अच्छा खासा यूज़ होता है हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं माइन रिक्लेमेशन की। तो दोस्तों माइन रिक्लेमेशन क्या होता है? माइन रिक्लेमेशन का मतलब होता है जो हमारी खदान होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे भी गड्ढे निकल आते हैं जहां से हार्मफुल गैसेस या हजार्डस मटेरियल निकलते रहते हैं। तो उनको आप कैसे भरोगे? तो ऐसे ही गड्ढे को कैपिंग करना पड़ता है, एक ढक्कन लगाना पड़ता है जिससे वहां से ये गैसेस ना निकल पाए। तो इस कैपिंग करने के लिए वहां पर फ्लाई ऐश से फिलिंग की जाती है ताकि हजार्डस गैसेस को निकलना बंद कर सके हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेस्ट एनकैप्सुलेशन के बारे में। वेस्ट एनकैप्सुलेशन क्या होता है? चारों तरफ से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे वो हमारा डंपिंग यार्ड का हो या किसी हजार्डस मटेरियल का हो, वहाँ पे भी बहुत सारी हजार्डस गैसेस निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उसे हम कैसे दबाएंगे? तो फ्लाई ऐश का हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम उन वेस्ट मटेरियल के ऊपर एक मोटी सी लेयर फ्लाई ऐश की डाल दे तो जो हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस निकाल रहे थे वो अब वहाँ से निकलना बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम वेस्ट एनकैप्सुलेशन का भी काम फ्लाई ऐश के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रोजन है। इस तरीके के मिनरल्स हमारे सॉइल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमें फ्लाई ऐश से आसानी से मिल जाते हैं।
नेक्स्ट इसका यूज होता है एज अ फिलर मटेरियल के रूप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल हमारे जितने भी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या ब्रिजेस बन रहे हैं, उसमें ये एज अ फिलर मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है। रोड के बारे में हमने जाना कि NHAI कहती है 20% हमें हाईवेज में फ्लाई ऐश का यूज करना ही है, बट जो हमारा अप्रोच रोड बनता है ब्रिजेस की तरफ, उसमें हमें काफी ज्यादा फिलिंग करनी होती है। पहले इसकी फिलिंग के लिए हम सॉइल यूज करते थे, मुरूम यूज करते थे, जियो सिंथेटिक सीड्स लगाते थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा अच्छा यूज निकल के आया है फ्लाई ऐश का, वो हमारा है इन्हीं फिलर मटेरियल के रूप में इन सब गड्ढों को भरने का, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छे से हो जाता है मॉइस्चर आने के बाद, मॉइस्चर के साथ मिलने के बाद। इस पे जियो सिंथेटिक फाइबर लगाने के बाद काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ भी ये गेन कर लेता है। ये बिल्कुल स्टेबलाइज रहता है और किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, जिससे हमारा जो अप्रोच रोड का आड़ी वॉल है वो स्टेबलाइज रहता है। इसलिए फिलर मटेरियल के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारा ये फ्लाई ऐश। साथ ही साथ में जैसा कि गवर्नमेंट इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और हमारे साइट अगर पावर प्लांट के 40 किलोमीटर के रेडियस में है तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रही है। तो इससे भी आपका एक काफी अच्छा कॉस्टिंग जो है ना वो यहाँ पे सेव हो रहा है। वो सिर्फ आपको लेइंग और कॉम्पैक्शन का ही आने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं आएगा, मटेरियल का भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जहां पे आप सॉइल खरीद रहे थे या फिलर मटेरियल खरीद रहे थे जिसमें आपका काफी सारा पैसा लग रहा था, वो भी यहाँ पर आपका सेव हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना फ्लाई ऐश क्या होता है, फ्लाई ऐश के यूजेस के बारे में हम जाने, यहाँ पे हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें क्यों दे रही है। अगर मुझसे यहाँ पर कुछ छूट भी गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने की। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।